बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है बायोलॉजिकल मेथड। साइंस इज़ अ सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज। Like other sciences, biological sciences also have a set of methodology. It is based on experimental inquiry. सिस्टमेटाइज्ड का मतलब होता है एक खास तरतीब में होना, स्पेसिफिक ऑर्डर में होना। तो साइंस सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज है, यानी साइंस में मालूमात को कलेक्ट करने का एक ख़ास ऑर्डर है, एक ख़ास तरतीब है। तो बायोलॉजी ये भी साइंस की ही एक ब्रांच है, तो इसके अंदर भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का एक ख़ास ऑर्डर है, एक ख़ास मेथडोलॉजी है, और वो है एक्सपेरिमेंट। हमें एक्सपेरिमेंट के ज़रिए बायोलॉजी में चीज़ें पता चलती हैं। अब ये जो सारा तरीका है एक्सपेरिमेंट का, इसको कुछ स्टेप्स में डिवाइड कर दिया गया है। इस सारे तरीके को हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड, और इसके स्टेप्स हैं ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, रीजनिंग, एक्सपेरिमेंट, रिजल्ट, थियरी एंड लॉ। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है मुशाहिदा करना। ऑब्जर्वेशंस हम अपने 5 सेंसेस को यूज़ करके करते होते हैं। 5 सेंसेस विजन यानी देखना, हियरिंग सुनना, स्मेल सूंघना, टेस्ट चखना, टच छू कर महसूस करना। तो हम अपने सेंसेस को इस्तेमाल करके मुशाहिदा करते होते हैं। एग्जाम्पल्स, जैसे मैंने देखा कि चिड़िया के पर हैं, ये एक ऑब्जर्वेशन हो गई। मैंने देखा कि गार्डन के अंदर कुछ प्लांट्स के पत्ते बड़े बड़े हैं और कुछ प्लांट्स के पत्ते छोटे हैं, ये एक ऑब्जर्वेशन हो गई। बारिश के बाद बहुत अच्छी खुशबू आती है, खुशबू को सूंघना, ये भी एक ऑब्जर्वेशन हो गई। मैंने सूप पिया था और उसके अंदर मिर्चें बहुत तेज थी, तो उन मिर्चों को मैंने टेस्ट किया, ये भी एक ऑब्जर्वेशन हो गई। बिल्ली के ऊपर हाथ फेरने से पता चला कि बिल्ली बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ये भी एक ऑब्जर्वेशन हो गई। तो इस तरह से हम अपने 5 सेंसेस को यूज़ करके ऑब्जर्वेशन करते होते हैं। ऑब्जर्वेशंस 2 तरह की हो सकती हैं, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन नाम से पता चल रहा है, क्वांटिटी यानी मिकदार की बात हो रही है उसके अंदर। इस ऑब्जर्वेशन के अंदर नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे मैंने ऑब्जर्व किया कि आज क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं, और मैंने ऑब्जर्व किया कि लीफ का साइज 20 सेंटीमीटर है, पानी का टेम्परेचर 70 डिग्री सी है, और हवा में आज नमी 90% है। तो ये सारी ऑब्जर्वेशंस नंबर के साथ डील कर रही हैं, इनको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्वालिटी के साथ डील करती है, उसमें नंबर्स नहीं होते। जैसे मैंने ऑब्जर्व किया आज क्लास में स्टूडेंट्स की तादाद कम है, ये प्लांट के लीव्स का साइज बड़ा है, या फिर पानी का टेम्परेचर ज़्यादा है, हवा में आज नमी ज़्यादा है। तो इस तरह की ऑब्जर्वेशंस हो गई क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन को ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा एक्यूरेट समझा जाता है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन के मुकाबले में, क्योंकि इसके अंदर नंबर्स होते हैं। पानी गर्म है, कितना गर्म है, वो 70 डिग्री सी गर्म है, तो इससे हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ रहा है कि पानी कितना गर्म है। अगला स्टेप होता है हाइपोथेसिस। ऑब्जर्वेशन करने के बाद यानी मुशाहिदा करने के बाद साइंसदान जो अंदाज़ा लगाते हैं कि असल में बात है क्या, उसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। जैसे साइंसदान ने ऑब्जर्व किया कि गार्डन के अंदर कुछ पौधे अच्छा ग्रो कर रहे हैं, तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, और कुछ आराम से ग्रो कर रहे हैं। तो इस ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने हाइपोथेसिस बनाई, यानी अपना अंदाज़ा लगाया कि कुछ पौधों को सनलाइट अच्छी मिल रही है इसलिए वो तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, और कुछ को वो अच्छी नहीं मिल रही इसलिए उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही। ऑब्जर्वेशन की गई कि खाद का इस्तेमाल करने से प्लांट्स ने ज़्यादा फ्रूट्स प्रोड्यूस किए हैं, तो इससे हाइपोथेसिस बन गई कि अगर हम खाद का इस्तेमाल करेंगे तो हमें फ्रूट्स ज़्यादा मिलेंगे। तो हाइपोथेसिस की डेफिनेशन हो गई, अ हाइपोथेसिस इज़ एन इंटेलिजेंट गैस बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। इंटेलिजेंट गैस मतलब कि साइंसदान अंदाज़ा बहुत सोच समझ कर लगाएंगे अपनी ऑब्जर्वेशन की बेस पे। इट इज़ अ टेंटेटिव स्टेटमेंट।
टेंटेटिव का मतलब होता है जो कंफर्म्ड ना हो, अनकंफर्म्ड को कहते हैं टेंटेटिव, नॉट फिक्स्ड। तो हाइपोथेसिस भी टेंटेटिव होती है, यानी ये फिक्स नहीं होती, क्योंकि ये तो सिर्फ एक अंदाज़ा है साइंसदान का। हो सकता है एक्सपेरिमेंट के ज़रिए उनका ये अंदाज़ा गलत साबित हो जाए। हाइपोथेसिस जिसके अंदर लास्ट में SIS आता है, ये सिंगुलर है और इसको पढ़ते हैं हाइपोथेसिस। और हाइपोथेसिस ये प्लूरल है, ज़्यादा सारी हाइपोथेसिस को हम कहते हैं हाइपोथेसिस। और इसकी प्रोनाउंसिएशन है कि हम आखिर में Z की आवाज़ निकालेंगे, हाइपोथेसिस। अगला स्टेप है रीजनिंग। रीजनिंग होता है थिंकिंग अबाउट समथिंग इन अ लॉजिकल वे। किसी भी चीज़ के बारे में लॉजिकली सोचना रीजनिंग कहलाता है। हाइपोथेसिस पेश करने के बाद साइंसदान अब उसके मुतालिक लॉजिकली सोचते हैं, उसको कहते हैं रीजनिंग। रीजनिंग दो तरह की हो सकती है, इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाती है। स्पेसिफिक का मतलब होता है खास चीज़ें, और जनरल पूरी ब्रॉड कैटेगरी को कहते हैं जिसके अंदर वो सारी स्पेसिफिक चीज़ें आ जाती हैं। एग्जाम्पल, हम स्पेसिफिक चीज़ें लेंगे, जैसे हम रीजनिंग कर रहे हैं कि चिड़िया के पास विंग्स हैं और चिड़िया एक बर्ड है, कौवे के पास भी विंग्स हैं और ये भी एक बर्ड है, तोते के पास भी विंग्स हैं और ये भी एक बर्ड है। तो ये सारे पॉइंट्स स्पेसिफिक हैं और इससे एक जनरल प्रिंसिपल ये बन जाएगा कि सारे बर्ड्स के पास विंग्स होते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाती है। जैसे इसमें पहले हम एक जनरल बात ले लेंगे, ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, सारे बर्ड्स के पास विंग्स होते हैं, और फिर इससे हम स्पेसिफिक केसेस लेंगे कि स्पैरो ये एक बर्ड है तो इसके पास भी विंग्स होंगे, क्रो ये एक बर्ड है इसके पास भी विंग्स होंगे, पैरट बर्ड है इसके पास भी विंग्स होंगे, ईगल के पास भी विंग्स होंगे। डिडक्टिव रीजनिंग में आमतौर पे इफ़ और देन स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं। जैसे आपकी किताब में एक एग्जांपल लिखी हुई है, सारे पौधों को फोटोसिंथेसिस करने के लिए सनलाइट चाहिए होती है। ये एक जनरल बात है। तो अगर मेरे पास कोई भी पौधा होगा वो सनलाइट के बगैर फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, ये एक स्पेसिफिक केस है। तो इफ़ और देन लगा के हम सेंटेंस बना सकते हैं, इफ़ ऑल ग्रीन प्लांट्स रिक्वायर सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, देन any green plant when placed in dark would not synthesize glucose, the end product of photosynthesis। यानी कि अगर हम फिर किसी भी प्लांट को अंधेरे में रख देंगे तो फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज नहीं प्रोड्यूस करेगा। किताब में लिखा हुआ है कि इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग ये दोनों हाइपोथेसिस को फॉर्म्यूलेट, उसको डिवाइस करने के मेथड्स हैं। डिवाइस का मतलब होता है किसी चीज़ को इजाद करना या किसी चीज़ को प्लान करना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि रीजनिंग पहले हम करते होते हैं और उसके बाद हम हाइपोथेसिस को बनाते हैं, बल्कि हम हाइपोथेसिस पहले ही बना लेते हैं और बाद में उसकी रीजनिंग करते हैं। इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग, इन दोनों के अलावा साइंटिस्ट कुछ और भी मेथड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि इंट्यूजन और इमेजिनेशन, यानी इमेजिन करना, आइडियाज़ का खुद ब खुद जहन में आना, एस्थेटिक प्रेफरेंस, यानी खूबसूरती की बिना पे किसी चीज़ को तरजीह दे देना, रिलीजियस और फिलोसफिकल आइडियाज़, ऐसे आइडियाज़ जो रिलीजियस व्यूज से आए हों, कंपैरिजन एंड एनालॉजी विद अदर प्रोसेसेस, किसी और प्रोसेस के साथ कंपेयर करना, और डिस्कवरी ऑफ वन थिंग व्हाइल लुकिंग फॉर सम अदर थिंग, किसी और चीज़ को देखते हुए बाय चांस किसी और चीज़ को भी डिस्कवर कर लेना। यानी हम पढ़ तो कुछ और रहे थे लेकिन बाय चांस हमें किसी और चीज़ का भी पता चल गया। हाइपोथेसिस इज सब्जेक्टेड टू रिगरस टेस्टिंग। रिगरस मतलब केयरफुल। हर हाइपोथेसिस की टेस्टिंग होती है ताकि हमें पता चले कि वो हाइपोथेसिस करेक्ट है या नहीं है। तो अगला स्टेप होता है एक्सपेरिमेंट। अब इसके अंदर साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं अपनी हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए।
जैसे सपोज करें हाइपोथेसिस है कि अगर हम खाद इस्तेमाल करेंगे तो हमें ज़्यादा फ्रूट्स मिलेंगे, तो हम एक्सपेरिमेंट के अंदर वो करके देखेंगे क्या वाकई ही खाद डालने से फ्रूट्स ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर एक्सपेरिमेंट के ज़रिए हाइपोथेसिस करेक्ट साबित हो जाए तो वो हाइपोथेसिस बन जाती है थियरी। लेकिन एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक नहीं किया जाता, साइंटिस्ट बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं। रिपीटेड एक्सपोजर ऑफ अ हाइपोथेसिस टू पॉसिबल फॉल्सिफिकेशन increases scientists' confidence in the hypothesis when it is not falsified। अगर हम बार बार अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे और बार बार टेस्ट करने से भी वो फॉल्सिफाई ना हो, फॉल्सिफाई मतलब होता है गलत साबित होना, तो अगर वो गलत साबित नहीं हो रही तो फिर वो जाके बन जाएगी थियरी। एक अच्छी थियरी प्रिडिक्टिव होती है और उसके अंदर एक्सप्लेनेटरी पावर होती है। एक्सप्लेनेटरी पावर यानी कि वो एक्सप्लेन करती है वाई थिंग्स हैपन, चीज़ें क्यों हो रही हैं, और दूसरा कि वो प्रिडिक्ट करती है कि आगे फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है। जैसे मेरे पास थियरी है कि खाद डालने से ज़्यादा फ्रूट्स मिलते हैं, तो ये हमें एक्सप्लेन कर रही है कि हमें फ्रूट्स ज़्यादा क्यों मिलते हैं, वो कैसे मिल सकते हैं। और दूसरा कि फ्यूचर को प्रिडिक्ट भी कर रही है कि हम अगर आगे भी फ्यूचर में खाद इस्तेमाल करेंगे तो हमें ज़्यादा फ्रूट्स मिलेंगे। प्रिडिक्ट करने का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना। एक अच्छी थियरी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है कि वो प्रोडक्टिव होती है, यानी कि वो न्यू हाइपोथेसिस को सजेस्ट करती है। जब भी साइंसदानों को कोई थियरी मिलती है तो वो फिर उस थियरी के मुतल्लिक और सोचते हैं, उसके मुतल्लिक सवाल करते हैं, फिर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो इस तरह से नई हाइपोथेसिस प्रोड्यूस होती हैं। जैसे वही खाद वाली ले लेते हैं कि खाद डालने से ज़्यादा फ्रूट्स प्रोड्यूस होते हैं, तो इससे न्यू हाइपोथेसिस बन सकती है कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स इस्तेमाल करने से ज़्यादा फ्रूट्स मिलेंगे, और फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करने की एक ऑप्टिमल अमाउंट है। अगर हम उस अमाउंट से ज़्यादा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर लेंगे तो उससे फिर पौधों को नुकसान हो जाएगा। लास्ट स्टेप है लॉ। सारी थियरीज कंटिन्यूसली टेस्टेड होती रहती हैं, और अगर कोई थियरी हर हालात में करेक्ट साबित हो जाए तो वो बन जाती है साइंटिफिक लॉ। If a theory survives this skeptical approach and continues to be supported by experimental evidence, it becomes a scientific law। Skeptical approach यानी कि skeptical का मतलब होता है शक होना, तो एक थियरी को skeptical approach से गुजारा जा रहा है, यानी कि एक तरह से बार बार उसके ऊपर शक किया जा रहा है कि वो ठीक नहीं है, और बार बार एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। तो अगर कोई थियरी बार बार एक्सपेरिमेंट से गुजरने के बाद भी करेक्ट साबित हो जाए तो फिर वो बन जाती है साइंटिफिक लॉ। अ साइंटिफिक लॉ इज अ यूनिफॉर्म और कॉन्स्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। इट इज़ वर्चुअली एन इररिफ्यूटेबल थियरी। साइंटिफिक लॉ यूनिफॉर्म होता है, यानी कि ये चेंज नहीं होता। इररिफ्यूटेबल यानी कि इसका इनकार नहीं किया जा सकता। बायोलॉजी इज शॉर्ट इन लॉज बिकॉज ऑफ इल्यूसिव नेचर ऑफ लाइफ। बायोलॉजी की फील्ड में बाकी फील्ड्स के मुकाबले में कम लॉस मौजूद हैं, क्योंकि ये लाइफ की स्टडी है, तो ऐसे लॉस बनाना जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर अप्लाई हो जाए, ये काम चैलेंजिंग है। लॉस की कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, हार्डी वेनबर्ग लॉ, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जो आगे जाके हम पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम।